और मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह आज लगातार फर्स्ट इंडिया चर्चा कर रहा है कि क्या तैयारी है, कौन कौन से वो मंत्री हैं जो आज शपथ लेंगे। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी और सहयोगी दलों से लिया फैसला। पहले खड़गे के शामिल होने पर सस्पेंस था, ये बड़ी जानकारी इसमें और आपको दे देते हैं क्योंकि ये चर्चा हो रही थी। जब सामने आया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अभी तक तो हमारे पास न्योता ही नहीं आया है, जो न्योते हैं वो विदेशी मेहमानों को दिए गए हैं, हम तक न्योता नहीं पहुंचाए, लेकिन अगर आएगा तो फिर फैसला करेंगे। और अब ये साफ हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी और सहयोगी दलों से बातचीत के बाद ये फैसला लिया है, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पहले सस्पेंस बना था लेकिन सस्पेंस तोड़ा है और फर्स्ट इंडिया ने भी अपनी इस खबर के माध्यम से जो पशुपेश की स्थिति थी उसे दूर किया है। अब देखिएगा आज का दिन जिस तरह से शुरू हुआ, सुबह की शुरुआत के साथ ही नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की समाधि स्थल पहुंचे, बापू को नमन किया, फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचकर उन्हें नमन किया, फिर वॉर मेमोरियल पहुंचे, वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित करी। इसके पश्चात बैठक पर चर्चा थी, जो चाय पर चर्चा की खबर थी जो कि संभावित मंत्रियों के साथ हुई, उसकी चर्चा सर्वाधिक थी। इस दौरान क्या कहा नरेंद्र मोदी ने वो भी आपको बताया। उन्होंने कहा कि 100 दिन के कार्य योजना पर जुट जाए। सभी नेताओं को ये हिदायत उनकी ओर से दी गई। जनता का धन्यवाद भी किया गया जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए, लेकिन ये कहा है कि शपथ के साथ ही पूरा फोकस अपने कार्यों पर रखना है। जो कार्य है, जिस भरोसे के साथ और जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई है सत्ता में, उसे कायम रखना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ये जो महामुकाबला जिसकी चर्चा हो रही थी 4 जून को, नतीजों के साथ ही जिस तरह से ये दिन बीते हैं, 4 से 5 दिन जो रहे सरकार के, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, जेपी नड्डा के, ये बैठकों के दिन रहे, ये फैसलों के दिन रहे, ये रोड मैप के दिन रहे, ये भविष्य के दिन रहे, ये समन्वय संतुलन स्थापित करने के दिन रहे, ये नई सरकार बनाने की कवायद के दिन रहे। आपने सुना नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री, इससे पहले ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1952 में, 1954 में, 1952 में, 1957 में और 1962 में, और अब उनके बराबर पर आकर खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन आजाद भारत के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री भी वो बने हैं जो तीसरी बार लगातार शपथ लेंगे। देखिए, इससे पहले कई प्रधानमंत्रियों ने शपथ ली, चाहे इंदिरा गांधी के नाम की बात हो, राजीव गांधी के नाम की बात हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम की भी चर्चा, क्योंकि जिस तरह से अब एनडीए सरकार और घटक दलों का साथ मिला है, और आपको ध्यान होगा जिस तरह से नीतीश कुमार का साथ भी जेडीयू और जो अन्य दल हैं, जेडीएस, एलजेपी, टीडीपी, ये प्रमुख पार्टियां, हम की बात हो या फिर जेडीएस की अनुप्रिया पटेल की बात हो, घटक दल साथ आए और ये साफ किया कि किसी तरह की कोई परेशानी सरकार चलाने में नहीं होने वाली, क्योंकि चुनाव से पहले साथ थे, चुनाव के बाद भी साथ ही रहेंगे। और जो अंदाज था नीतीश कुमार का, ये अंदाज कई बार आपने देखा होगा, लेकिन एनडीए संसद दल की बैठक में भी वही अंदाज पे थे। कहा था कि इस बार तो इधर उधर जीत गए हैं, अगली बार सभी हारने वाले हैं। और खुद नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराए थे उनकी बात सुनकर, क्योंकि जिस तरह का इतिहास रहा है। देखिए, फिर सस्पेंस की बात थी, हालांकि दावे अपनी अपनी ओर से किए गए थे। केसी त्यागी ने अपना दावा किया था, अब कितनी सच्चाई है वो तो पार्टियां ही जानती हैं, लेकिन केसी त्यागी ने भी दावा किया था, लेकिन इसके इतर वो भी अडिंग रहे अपनी बात पर कि नहीं, जेडीयू जो कि चुनाव से पहले एनडीए के साथ
चुनाव लड़ी थी वो चुनाव के बाद भी एनडीए के साथ रहेगी और फिर बहुमत का जादुई आंकड़ा पूरा किया एनडीए ने। अब आज शपथ लेने की तैयारी है, लेकिन इससे पहले आप 30 मई 2019 के दिन को भी याद कीजिएगा, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 30 मई 2019 से लेकर के 9 जून 2024 तक पार्टी के लिए क्या कुछ बदला वो भी महत्वपूर्ण है। पार्टी उस पर भी विचार कर रही है और पार्टी आगे अपने फैसले सब कुछ ध्यान में रखते हुए लेगी। लेकिन जो सस्पेंस था विपक्षी दलों को लेकर, क्या इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे, वो साफ हो गया। पड़ोसी देशों से भी राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया गया है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान को छोड़ अन्य पड़ोसी देश जिसमें नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, मॉरिशस है, इन तमाम राष्ट्रों के प्रमुख पहुंचेंगे। न्योता उन्हें दिया गया था। लेकिन देखिएगा, हम ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं राजस्थान से वो चेहरे जो कि संभावित मंत्रिमंडल में हैं। चलिए, और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, संभावित मंत्रियों की तस्वीर तो फर्स्ट इंडिया लगातार दिखा रहा है, आप इस पर चर्चा कीजिएगा योगेश जी। लेकिन जब आपकी बात खत्म हो तो ये भी बता दीजिएगा कि अब पोर्टफोलियो कब तक मिल जाएंगे, क्या 1-2 दिन में संभावित है क्या योगेश जी? और राजस्थान से संभावित मंत्रियों पर भी चर्चा कीजिए। देखिए, बहुत कुछ शिका क्लियर हो चुका है और पोर्टफोलियो की बात है, प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार होता है वो किसे यहाँ पर पोर्टफोलियो दे। और ये एनडीए की गवर्नमेंट है तो उस हिसाब से अलायंस को समझौते के तहत जो कुछ तय हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर विभागों का बंटवारा किया जाएगा। आपको ध्यान है कि भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, गणेश सिंह शेखावत, ये 3 नाम मोटे तौर पर तय हो चुके हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल ये था कि भूपेंद्र यादव के पास वन पर्यावरण मंत्रालय था पिछले राज के अंदर मोदी सरकार में, और वहीं पर गणेश सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्रालय था। जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण पहली बार हुआ जिसके अंदर गंगा प्रोजेक्ट वगैरह तमाम जो जल शक्ति जुड़े जो मंत्रालय थे वो उसमें शामिल रहे। इसके साथ ही अर्जुन मेघवाल के पास केंद्रीय कानून मंत्रालय था और साथ में ही वो संस्कृति राज्य मंत्री का भी दर्जा था। लॉ मिनिस्टर वो बाद में बने थे, उससे पहले संस्कृति और राज्य मंत्री बने। तो कहा जा सकता है कि अब और दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि संसदीय कार्य मंत्रालय कानून मंत्रालय के साथ साथ उन्होंने संभाला, और संस्कृति कार्य मंत्रालय और कानून मंत्रालय से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर जो दायित्व हमेशा अर्जुन मेघवाल के पास रहा वो था संसदीय कार्य मंत्रालय। मतलब यूँ कहा जाए तो वो फ्लोर मैनेजमेंट को संभालने का काम किया करते थे। अब किस तरह से, मुझे लगता है कि संसदीय कार्य मंत्रालय यहाँ पर फिर अर्जुन मेघवाल के पास नजर आएगा, उनके पास दिखेगा और वो फिर से फ्लोर मैनेजमेंट का दायित्व मोटे तौर पर मुझे लगता है संभालेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पर लॉ मिनिस्ट्री, वो लॉ मिनिस्ट्री का अब तक का जो अर्जुन मेघवाल का ट्रैक रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जो किरण रिजिजू को हटाया था, आपको ध्यान होगा, और उसके बाद अर्जुन मेघवाल को लॉ मिनिस्टर बनाया था, और उसके बाद जो सरकार और जुडिशरी के बीच में गैप्स आ गए थे, किरण रिजिजू के बयानों के चक्कर में विवाद पनप गए थे, उन विवादों को बिल्कुल ठीक करने का काम अर्जुन राम मेघवाल ने किया। और इतना ही नहीं, जुडिशरी के साथ उनके और सरकार के बीच में एक पुल बनाने का काम भी, सेतु बनाने का काम भी अर्जुन राम मेघवाल ने किया। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि अर्जुन राम मेघवाल के खुद के निर्वाचन क्षेत्र बीकानेर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कार्यक्रम में आते हैं और मंत्री महोदय की भी तारीफ करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो मंत्री महोदय ने ही वो कार्यक्रम आयोजित किया था। भूपेंद्र यादव वन पर्यावरण मंत्रालय में उन्होंने बहुत काम किया, वो खुद एक अच्छे लॉयर भी हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो नजीर बने, और इस लिहाज से अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर गणेश सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री के नाते रहे और राजस्थान को ईआरसीपी की सौगात मिली, यमुना जल समझौते की सौगात मिली। तो यहाँ पर अगर कंटिन्यू गणेश सिंह शेखावत करते हैं अपने मंत्रालय पर
तो उससे राजस्थान को बहुत बेनिफिट होगा। राजस्थान में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें तेज गति से काम होगा और एक तरह से बहुत जल्दी आरसीपी साकार रूप लेता हुआ नजर आएगा। यमुना जल समझौता साकार रूप लेता नजर आएगा और ये बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल की सरकार में हो जाएगा। तो उसके लिए अगर गगन सिंह शेखावत कंटिन्यू करते हैं अपने मंत्रालय में तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तेलुगु देशम ने किस तरह की डिमांड की है। जो अब तक सामने आया है कि वो महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग रहे हैं और साथ ही यहाँ पर किस तरह की डिमांड यहाँ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने किया। अब इसमें एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे इसको देखें तो कानून मंत्रालय मुझे लगता है कि खुद बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। यहाँ पर गृह मंत्रालय बीजेपी अपना पास रखना चाहेगी, फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री बीजेपी अपना पास रखना चाहेगी और डिफेंस भी अपने पास बीजेपी रखना चाहेगी। अब इसके अलावा जो मंत्रालय है तब वो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को दे सकती है। तो उसमें खास तौर से वो डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं जिनमें हम हमारे राजस्थान के कोटे के कई मंत्री जो थे पहले से उनको मिले हुए थे। लेकिन कृषि मंत्रालय के तौर पर यहाँ पर अगर पहले कैलाश चौधरी थे तो अब भागीरथ चौधरी हैं तो उनको जोड़ा जा सकता है कृषि महकमे के साथ। किसान वर्ग से वो ताल्लुक रखते हैं, वो मंत्री बनते हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरी जो गणित है अपने आप में, क्योंकि मोदी सरकार का जो पुराना शेप थी वो शेप नई सरकार में बदली हुई नजर आएगी। मंत्रालयों का जो पूरा आवंटन है वो अपने आप में एक एनडीए का संदेश देता हुआ नजर आएगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी का संदेश। आपने देखा होगा जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी होर्डिंग्स लगे हैं उन होर्डिंग्स में साफ तौर पर पूरा अलग तरह का बातें उसमें लिखी हुई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार के गठन को लेकर बधाई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक मतलब एनडीए के गठन को लेकर, तो एनडीए का साफ तौर पर यहाँ पूरा जो एक शेप है उसी लिहाज से देखा गया है। अब विभागों का बंटवारा मंत्रालय पूरी तरह जी प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो वो किस लिहाज से 1-2 दिन के अंदर ये पूरा मंत्रालयों को, मुझे लगता है कल तक रात को ये पूरा अंतिम निर्णय हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि थोड़ा इसमें देर इसलिए भी लग सकती है क्योंकि घटक दलों को किस तरह से सेटिस्फाइड करना है। मोटे तौर पर जो 4 महत्वपूर्ण पार्टियां जिनको लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर साधने की बात होगी, तेलुगु देशम को साधने की बात होगी, जेडीयू को होगी, रामविलास पासवान की पार्टी होगी, शिवसेना शिंदे ग्रुप जो है उसको साधने की बात होगी। ये वो घटक दल है जो सर्वाधिक सीटें लेकर आए। इसके अलावा जो अन्य छोटे दल हैं जिनके 1 या 2 सांसद जीत कर आए हैं उनको भी यहाँ पर मोटे तौर पर जो पिछली बार जिस तरह का यहाँ संदेश दिया गया था, लेकिन अब की बार संदेश एक व्यापक देने का प्रयास होगा जिसमें पुराना अनुभव कभी नरेंद्र मोदी का रहा नहीं इस तरह की सरकार चलाने का। वो हमेशा बहुमत की सरकार के मुखिया रहे, लेकिन यहाँ पहली बार उनको यहाँ थोड़ा सा अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में अप्रिय स्थितियों से पार पाते हुए ही उन्होंने अपने आप को एक स्थापित करने का काम किया। एक व्यापक तौर पर एक बड़े नेता की छवि उन्होंने अपने आप खुद बनाई है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी बिल्कुल योगेश जी, और तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने से